नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का पेट्रोलियम मंत्रालय में हुई जासूसी कांड को लेकर, और इसी संदर्भ में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, जासूसी कांड को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। नई जानकारी ये मिली है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट भाषण के लिए दी गई जानकारी भी दरअसल लीक हो गई थी। जी हां, बजट भाषण के लिए दिए गए कागजात की फोटोकॉपी भी बरामद की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जासूसी कांड में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां बजट भाषण की जानकारी भी लीक हुई। यह खबर मिल रही है। बजट भाषण के लिए दिए गए कागजात की फोटोकॉपी बरामद की गई है। जो जानकारी लीक हुई, जो चोरी हुए कागजात, उसमें बजट भाषण के लिए दिए गए कागजात की फोटोकॉपी भी बरामद की गई है। बजट सत्र शुरू होने वाला है और इससे पहले यह नया खुलासा, जो कि सीधे जासूसी कांड से जुड़ा हुआ है, वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट भाषण के लिए जो जानकारी दी गई थी इस मंत्रालय को, वो भी लीक हो गई थी। यह खुलासा हुआ है। यह बताया जा रहा है कि बजट भाषण के लिए दिए गए कागजात की फोटोकॉपी बरामद की गई है। आपको बता दें, पेट्रोलियम मंत्रालय में जब से जासूसी कांड का खुलासा हुआ है, तब से राजनीतिक और कॉरपोरेट जगत में सनसनी मच गई है। वित्त मंत्री को जानकारी भी इस बात की दी गई है जासूसी कांड में। अब यह बड़ा खुलासा हो रहा है कि सिर्फ पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़ी हुई गोपनीय जानकारी नहीं, बल्कि बजट भाषण के लिए दी गई जानकारी भी लीक हुई है। आपको बता दें, बजट आने से पहले हर मंत्रालय अपनी तरफ से सिफारिशें वित्त मंत्रालय को भेजता है और उसके बाद समग्र बजट बनने से पहले ये तमाम चीजें जो होती हैं इन पर विचार किया जाता है। लेकिन अब ये अहम जानकारी सामने आई है कि बजट भाषण से जुड़ी जानकारी भी पेट्रोलियम मंत्रालय से लीक हुई है। और ऐसे में ये सवाल है कि ये पूरा जासूसी कांड, आखिर इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं। 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 3 को इसमें जेल भेजा गया। आज आरोपियों को बाकायदा पेट्रोलियम मंत्रालय ले जाकर के उनसे पूछताछ की गई। बड़े पैमाने पर यह साजिश है जिसमें कई कंपनियों के नाम भी आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब जांच शुरू हो गई है तो इस जासूसी में जो बड़ी मछलियां हैं, क्या वो पकड़ में आएंगी? तो सवाल अब यहां पर यह उठ रहा है कि पेट्रोलियम मंत्रालय में जो जासूसी कांड को लेकर तस्वीर सामने आई है, उसमें बड़ी मछली क्या फंसेगी। हालांकि आपको यह बता दें कि अभी किसी कंपनी का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं हुआ है। तो आज इसी अहम मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जो एक तरह से सीधे सीधे देश की सुरक्षा और गोपनीय दस्तावेजों से जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे पहले नजर हमारी इस खास रिपोर्ट पर। पेट्रोलियम मंत्रालय में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार आसाराम वही शख्स है जो पेट्रोलियम मंत्री के दरवाजे के बाहर पिछले 15 साल से बैठा करता था। आपको कैसे पता चला वो गलत काम कर रहा था? मुझे 17 तारीख को पता लगा। कैसे? कोई बताया जो नाइट में ड्यूटी करता है। हाँ। उसने मुझे बताया। हाँ। हमने उसको तुरंत मना कर दिया। मैं कहा भाई यहाँ नहीं आना चाहिए। तो वो पैसे लेता था? पैसे लेता था वो? ये मुझे नहीं पता। पर आप निर्दोष हैं? जी। आसाराम के 2 बेटे ललिता प्रसाद और राकेश कुमार इस पूरे रैकेट के अहम किरदार हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आसाराम और उसके 2 बेटों के साथ दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी ईश्वर सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनसे पूछताछ के आधार पर पूर्व पत्रकार शांतनु सैकिया और ऑस्ट्रेलिया की एनर्जी कंपनी मेडिट के प्रमुख प्रयास जैन को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मंत्रालय में जासूसी के इस काम में मल्टीटास्किंग कर्मचारी आसाराम और ईश्वर सिंह शामिल थे। ये दोनों ललिता प्रसाद और राकेश कुमार को दस्तावेज चुराने में मदद करते थे। दोनों भाई मंत्रालय में अस्थायी कर्मचारी के तौर पर काम कर चुके हैं। MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप 4 के कर्मचारी होते हैं। ऐसे कर्मचारी जो चपरासी का काम करते हैं, पानी पिलाने का काम करते हैं, मंत्री के दफ्तर के बाहर बैठते हैं, फोटोकॉपी करने का काम करते हैं और एक कमरे से दूसरे कमरे तक फाइल ले जाने जैसे महत्वपूर्ण काम करते हैं। आसाराम और ईश्वर सिंह शास्त्री भवन में काफी लंबे अरसे से काम करते चले आ रहे थे। आसाराम के रिटायरमेंट में 1 साल और ईश्वर सिंह के रिटायरमेंट में मात्र 4 साल बचे थे। इन लोगों को अच्छी तरह पता था कि शास्त्री भवन में सीसीटीवी कैमरों को कहां से ऑन ऑफ किया जाता है। लिहाजा इन्होंने रिकॉर्डिंग रूम के कमरे के ताले की भी डुप्लीकेट चाबी बनवा ली और जब ये लोग शास्त्री भवन में घुसते तो पहले ही कमरे का ताला खोलकर सीसीटीवी कैमरों को ऑफ कर देते थे। ललिता और राकेश ने आसाराम और ईश्वर सिंह की मदद से जासूसी करनी शुरू की थी। तीसरा शख्स राजकुमार चौबे है जो ड्राइवर था। ये सभी जानकारी निकालकर कंपनियों, थिंक टैंक और लॉबिस्टों तक पहुंचाते थे। दिल्ली पुलिस को अब तक की पूछताछ के दौरान पता चला है कि पेट्रोलियम मंत्रालय से दस्तावेज निकलने के बाद
ये दस्तावेज प्रयास जैन और फिर शांतनु सैकिया तक पहुंच जाते थे। जैसे दस्तावेज वैसा दाम के आधार पर इन लोगों को 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की पेमेंट की जाती थी। शांतनु सैकिया और प्रयास जैन इन दस्तावेजों को आगे कितने में बेचते थे, इस बारे में उनसे पूछताछ जारी है। सरकार को इस बात की भनक लग चुकी थी कि मंत्रालय के गलियारों में दलाल घूम रहे हैं। लिहाजा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कैबिनेट सचिव को चिट्ठी लिखकर सचेत भी किया था और पेट्रोलियम मंत्रालय में हो रही धांधली की तरफ आईबी की भी नजर थी और दिल्ली पुलिस को पहली जानकारी वहीं से मिली थी। बुधवार की रात पुलिस ने जाल बिछाकर जासूसों को तब गिरफ्तार किया जब वो इंडिगो कार से शास्त्री भवन परिसर में दाखिल हुए थे। 2 जासूस दफ्तर में गए थे, तीसरा कार में ही बैठा रहा। 2 घंटे बाद उनके दफ्तर से निकलने पर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। मंत्रालय में घुसने के लिए जासूसों के गैंग ने फर्जी दस्तावेज बनवा रखे थे। उनकी कार पर फर्जी सरकारी स्टिकर भी लगा था। शक है कि जासूसी का ये खेल कम से कम 15 साल से चल रहा था। पुलिस को गिरफ्तार लोगों से दफ्तर की डुप्लीकेट चाबियां मिली हैं। इनका इस्तेमाल दफ्तर में घुसने के लिए होता था। फर्जी पहचान पत्र और पास भी मिले हैं। इंडिगो पर भारत सरकार का कार स्टिकर लगा था, वो भी फर्जी था। जासूसी से उन कंपनियों को फायदा हो सकता है जो सीधे तौर पर पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़ी हैं। ऐसी कंपनियां जिनकी सरकार से मुकदमेबाजी चल रही हो और वो ये जानने की कोशिश करें कि सरकार कोर्ट में अपना क्या पक्ष रखने वाली है। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर की ऐसी कंपनियां जो पेट्रोलियम मंत्रालय की भविष्य की नीतियां जानना चाहती हों और इसीलिए पेट्रोलियम मंत्रालय के कर्मचारियों से कागजात लीक करवाए गए हैं। गुरुवार को पीटीआई के हवाले से खबर आई थी कि रिलायंस के एक कर्मचारी को हिरासत में लिया गया। रिलायंस के अधिकारी की सफाई आई थी कि आरआईएल जांच में हर संभव मदद करेगी। पुलिस ने उस रिलायंस के कर्मचारी को गिरफ्तार नहीं किया। दिल्ली पुलिस ने अदालत में सुनवाई के दौरान बताया कि इस जासूसी कांड के तार सिर्फ एक मंत्रालय से ही नहीं जुड़े, बल्कि कोयला मंत्रालय और बिजली मंत्रालय से भी जुड़े हुए हैं इसके तार, और आने वाले दिनों में इससे जुड़े हुए अधिकारियों और कर्मचारियों से की जा सकती है पूछताछ। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस जासूसी कांड में जो बड़ी मछली है वो पकड़ में कब आएगी, असली इसमें वो कौन लोग हैं जिन्हें फायदा पहुंचा, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। जासूसी कांड में बड़ी मछली क्या पकड़ी जाएगी। सवाल ये भी कि जासूसी कांड पर आखिर पर्दा किसने डाल रखा था। ये कई सालों से ये खेल चल रहा था, ये जासूसी कांड। सवाल ये भी कि जासूसी से किन कंपनियों को आखिर फायदा पहुंचेगा। हालांकि अभी जो जांच है वो अपने शुरुआती दौर में है, लेकिन ये सवाल सबसे अहम है। और सवाल ये भी कि सरकारी दफ्तरों से दलालों का राज आखिर कब खत्म होगा, क्योंकि इस पूरे जासूसी कांड में हमने देखा किस तरह से मंत्रालय के 2 कर्मचारी और शास्त्री भवन में काम कर चुके 2 पूर्व कर्मचारियों ने मिलकर के ये जो पूरा रैकेट है ये चलाया है। आपको बता दें, हमारी आज की इस बहस में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। जासूसी के पीछे कौन, हैशटैग जासूसी के पीछे कौन, इसका इस्तेमाल करके बड़ी बहस का हिस्सा बनिए। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद है। बीजेपी से संबित पात्रा जी हमारे साथ हैं। संबित जी, जब से ये जासूसी कांड की बात सामने आई है, एक तरह से राजनीतिक और इसके साथ ही साथ कॉर्पोरेट जगत में सनसनी मच गई है, क्योंकि जितने बड़े लेवल पर लग रहा है कि इसके तार बिछे हुए हैं उससे सब हैरान हैं। अब इसमें जो मंत्रालय है उसके 2 कर्मचारी, 2 पूर्व कर्मचारियों की बात आ रही है, 2 एनर्जी कंसल्टेंट्स बताए जा रहे हैं, कंपनियों से पूछताछ भी चल रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, बड़ी मछली अल्टीमेट जिनको फायदा हुआ है, क्या उनके नाम सामने आएंगे? देखिए, छोटी हो या बड़ी हो, सारी मछलियों को पकड़ना है, तभी तो जाल बिछाया है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ काम इतने वर्षों से चला आ रहा था और ये वर्स्ट केप्ट सीक्रेट है पावर कॉरिडोर का। हर कोई जानता है, जितने लोग हम पैनल में बैठे हैं ये भी जानते हैं और हिंदुस्तान की जो जनता है वो भी जानती है कि इस प्रकार का खेल पावर कॉरिडोर में अरसे से हो रहा है, मगर आज तक धरपकड़ क्यों नहीं मचाया गया था, ये सबसे बड़ा विषय उठता है। और मैं तो सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि आखिरकार ये सरकार जो गरीबों की सरकार है, और मोदी जी ने खुद कहा था पहले दिन कि ये सरकार गरीबों की सरकार है, इसमें किसी भी तरह से जो कंपनी दखलंदाजी देने की कोशिश करे सरकार के कामकाज में उसे बख्शा नहीं जाएगा। और इसीलिए आपने देखा किस प्रकार से एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने चिट्ठी भी लिखा, आईबी के पास ये पूरा मसला भी गया, क्राइम ब्रांच के पास भी मसला आया और एक एक करके पकड़ भी हो रही है।
संजय झा साहब, कांग्रेस पार्टी से आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो फिर ऐसे में सवाल ये उठता है जो संबित पात्रा जी उठा रहे हैं कि ये आजकल की बात नहीं है और जो लोग पकड़े गए हैं उनसे भी ये जानकारी मिल रही है कि किस तरह से सालों से ये खेल चल रहा था। आपकी सरकार के दौरान क्या हुआ? क्या आप लोगों को सही जानकारी नहीं मिली या जानकारी के होते हुए भी इस तरह से एक जाल बिछा करके जो लोग हैं उनको पकड़ने की कोशिश नहीं हुई? जी देखिए नेहा जी, छानबीन होने दीजिए, लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे जो गहरा जो मसला है उसको तो संबित पात्रा जी ने एक चुनाव का एक प्रचार का एक भाषण दे दिया उन्होंने। अरे ये तो अमीरों की सरकार है, ये तो क्रोनी कैपिटलिज्म का उदाहरण या सबूत यदि दुनिया को देखना है तो ये मोदी सरकार में देखें। ये उद्योगपति का सरकार है, ये अमीरों के लिए काम करती है, गरीबों और मिडिल क्लास के लिए नहीं। लेकिन सबसे बड़ा बात जो है कि यदि आज वर्तमान की बात कीजिए, इतिहास में क्या यदि कुछ हुआ होगा तो वो छानबीन बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी हड़बड़ा के, इतनी हताश और निराश होकर अचानक यूपीए पर हमेशा हमला क्यों करती है? वर्तमान काल का बात क्या है कि यहां पर आप ही के चैनल ने दिखाया है कि वित्त मंत्री पर लोगों को विश्वास है कि उन पर एक प्रभाव या उन पर दबाव का असर हो सकता है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा गंभीर बात और क्या हो सकता है? बजट एक हफ्ते के बाद आने वाला है और यहाँ भारत के जो बिग बिजनेस के लोग हैं, बिग बिजनेसेस को ही तो फायदा होने की बात लग रही है कि एनर्जी कंपनीज को शायद इससे फायदा हो सकता था। ये जो लीक की हुई जानकारी जा रही थी, तो अगर अब उसी पर शिकंजा कस रहा है तो फिर कैसे ऐसा हो सकता है कि ये सरकार फायदा भी पहुंचा रही हो और साथ ही शिकंजा भी कस रही हो? और आज ही अखबारों में छपा है कि उस समय के जो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे जयपाल रेड्डी, उन्होंने अपने दफ्तर के चपरासी बदले थे और आईबी से कुछ लोगों पर नजर रखने के लिए कहा था। यानी वो भी जानते थे कि ये सब हो रहा है। या उस समय जो आईबी ने कुछ लोगों पर नजर रखी, उसके बाद आगे फिर बात क्यों नहीं आगे बढ़ी? देखिए, मैं अभी वर्तमान की आपको बात बता रहा हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात यहां पर पात्रा जी ने कहा है कि हम तो गरीबों की सरकार थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाके वहां अदानी जी नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठे हुए हैं और $1 बिलियन का लोन का बात। संजय झा साहब, आप आज की तस्वीर पे आइए ना। हम जासूसी कांड की बात कर रहे हैं। वो जासूसी कांड पेट्रोलियम मंत्रालय के भीतर जो कि पिछले 10-12 साल से चल रहा है, तो पिछले 10 साल से आपकी भी तो सरकार रही, उस पर आप जवाब नहीं दे रहे। दूसरा, अगर जो आरोप आप लोग लगातार मोदी सरकार पे लगाते रहे कि बड़े कॉर्पोरेट जगत की सरकार है, तो आज फिर उन्हीं पर कैसे नकेल कस रही है सरकार? इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मेरे साथ अतुल अंजान जी मौजूद हैं कम्युनिस्ट पार्टी से। अतुल अंजान जी, सवाल वही है, संबित पात्रा जी कह रहे हैं कि ये खेल बहुत वक्त से चल रहा था। नेहा जी, इसका मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं एफआईआर में उन सब लोगों का नाम लिखे? बड़े उद्योगपति को नाम उनका एफआईआर में क्यों नहीं उन्होंने दर्ज किया? जवाब तो कुछ दे नहीं रहे हैं, गोल घुमा रहे हैं। संजय झा जी, आप लोगों ने पाला था इन लोगों को, खुलासा होगा, हमने पकड़ लिया है। खेल इतने 3 लाइन का है और कम्युनिस्ट पार्टी से अतुल अंजान जी हमारे साथ हैं। अतुल अंजान जी, इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं और आपको लगता है जिस स्तर पर इसकी जांच शुरू हुई है, जिनको आखिरकार मोटा फायदा मिला है इस लीक्ड इंफॉर्मेशन से, उनका नाम सामने आएगा? नेहा जी, थोड़ा सा समय आपसे ले रहा हूँ, जरा से इसमें कहना चाहता हूं कि आज से नहीं चल रहा ये मामला सन 2000 से चल रहा है। एक हल्की सी खबर, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में रामनाईक जी पेट्रोलियम मंत्री थे, तब भी ये सब सवाल आया, तब से लगातार चल रहा है। और आप इस बात को ध्यान में रखिए, कल मैंने किसी एक चैनल में बोलते हुए नाम बता दिया था कौन लोग हैं इसके पीछे। इसको लेकर के मुझे बहुत सारी असह्य स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और कई तरह के खतरे भी पैदा हो गए हैं। लेकिन तब भी मैं आपसे बात करते हुए कहना चाहता हूं कि पिछले 20 सालों में तेल से जुड़ी हुई, तेल मंत्रालय से जुड़ी होने के कारण देश की राजनीति बहुत कलंकित हुई है। इसका बहुत बड़ा रोल हो गया तेल मंत्रालय का, और तेल मंत्रालय का रोल इस कदर हो गया कि जितने भी तेल डिपार्टमेंट में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज रहे हैं, विजय विद्रोही जी मेरी बात का समर्थन करेंगे, पेट्रोलियम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज रहे हैं, रिटायरमेंट होने के फौरन बाद ये कहीं न कहीं निजी पेट्रोलियम कंपनियों के बड़े बड़े दफ्तरों में बड़े बड़े ऊंचे पदों पर रहे हैं। वर्तमान दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, यह भी इसी बड़े पद के वजह इस जगह पहुंचे हैं क्योंकि उनका समर्थन उनकी वजह से आए थे और रिटायरमेंट के बाद वहां इन्होंने काम भी किया था। मेरा साफ कहना है कि गुजरात के अंदर 2 बड़ी जो प्राइवेट रिफाइनरीज हैं, उन्हीं के लोग तो ये चोरी में रह सकते हैं।
कोई भारत पेट्रोलियम कंपनी सरकारी कंपनी, वो तो सीक्रेट नहीं लेगी, इंडियन ऑयल तो सीक्रेट नहीं लेगी, ओएनजीसी तो सीक्रेट नहीं लेगी, प्राइवेट प्लेयर्स ही ले रहे हैं। अच्छी बात है, संबित पात्रा जी को खुश होने की जरूरत होगी, क्योंकि मेरे जैसे आदमी की तरफ से ये बात कहा जा रहा है कि नहीं, ये अच्छा काम हुआ है कि पकड़े गए हैं और सरकार ने इसके ऊपर ध्यान दिया, अच्छी बात है। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं इसमें। क्या सरकार और विभाग हमारे मजबूती से कार्रवाई करेंगे? क्योंकि कार्रवाई करने से भारत का सिर्फ पेट्रोलियम मंत्रालय ही नहीं में जो 420 और मैं इसका जवाब संबित जी से लूंगी और जो आपने गुजरात का जिक्र किया उस पर भी जवाब लूंगी। यहाँ खाकपति से अरबपति हो गए लोग। ठीक है, मेरे साथ एक्सपर्ट शिशिर सिन्हा जी भी मौजूद हैं, मैं उनकी भी टिप्पणी ले लूं। शिशिर जी, आप इस पूरे जासूसी कांड को किस स्तर पर देख रहे हैं? जिस तरह की साजिश हुई है, आखिरकार किनको फायदा हो सकता है इससे? देखिए, ये एक कोशिश है अलाइनमेंट बताने की, एक खास इंडस्ट्रियल ग्रुप के प्रति जो अलाइनमेंट था, अब वो शिफ्ट हो रहा है किसी दूसरे ग्रुप की तरफ। तो पहले वाले ग्रुप के एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि भाई आपसे अब ज्यादा नहीं, मेरा अलाइनमेंट दूसरी ओर है। दूसरा जो आपने बात कही और जो अनजान साहब ने भी कहा और सारे पैनलिस्ट कह रहे हैं, आप बड़ी मछली तक पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन बड़ी मछली की ओर, बड़ी मछली को इशारा जरूर दे देंगे कि आप हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है जो पहले हुआ करते थे, अब कोई और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरा एक और पहलू जो है इस मामले में, एक पूर्व पत्रकार की भी गिरफ्तारी हुई है। ये हम पत्रकारों के लिए एक बुरे दिन का संकेत है, क्योंकि अब मंत्रालयों के गलियारों में घूम करके जब हम बिना किसी अपॉइंटमेंट के किसी से मिल लेते थे, कुछ खबरें ले लेते थे, वो हमारे लिए मुश्किल होगा। तो हमारे लिए, पत्रकारों के लिए जो है, एक प्रेस रिलीज बेस्ड जर्नलिज्म जो है वो शुरू हो जाएगा। ये एक ऐसा ट्रेंड है जो गुजरात में काफी समय तक चला और वही परंपरा अब दिल्ली में भी देखने को मिलेगी। तो शायद मुझे लगता है ये 2-3 बातें हैं जो इस जासूसी कांड के जो है आप संकेत के रूप में देख सकते हैं। संबित जी, मैं ब्रेक लूं इससे पहले जो गुजरात वाला एंगल आ रहा है, इस पर आप अपनी बात रखना चाहेंगे? लेकिन नेहा जी, शिशिर जी की इसमें नेहा जी मुझे उनसे जवाब नेहा जी, शिशिर जी की बात से भी एक बात निकलती है कि गलियारों में प्रेस स्टेटमेंट प्रेस स्टेटमेंट बेस्ड जो पत्रकारिता है, ये नीरा राडिया के टेप के मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि बड़े बड़े पत्रकार उसमें थे, इसलिए आज ये दलालों वाले सवाल पर हम आएंगे। लेकिन संबित जी की मैं एक प्रतिक्रिया ले लूं, क्योंकि 2 लोगों ने उसमें गुजरात वाला जो एंगल है उसे शामिल किया। जी संबित जी। गुजरात में जिन कंपनी की बात कर रहे हैं, उन कंपनी के विषय में हम समझ रहे हैं किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। वो पूरे भारतवर्ष में है। और दूसरी बात, इनको अगर सब कुछ पता था, ये लोग भी तो सरकार में शामिल थे, पकड़ क्यों नहीं लिया उन मछलियों को? उन मछलियों के साथ उस समय तालाब में खूब तैर रहे थे, और अब पूछ रहे हैं कि मछलियों को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? जाल किसने बिछाया? जाल हम ही ने बिछाया ना। पकड़ने का प्रोसीजर किसी ने शुरू किया? हमने शुरू किया। अब चोर पकड़ में आ गया है, तो ये अब जो लोग चोर को पकड़ नहीं रहे थे, अब बोल रहे हैं पकड़ लिया, अब उससे बड़े चोर को कब पकड़ोगे? जासूसी कांड के पीछे की बड़ी मछली, क्या वो सामने आएगी? क्या उसका सच सामने आएगा? तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है और इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार परंजय गुहा ठाकुरता भी जुड़ गए हैं। परंजय जी, सवाल यहाँ पर यह है, जिस स्तर पर यह साजिश हुई है उसे आप कितना गंभीर मान रहे हैं, ये देखते हुए कि कुछ महीनों से नहीं बल्कि कई सालों से इस तरह की जासूसी पेट्रोलियम मंत्रालय के भीतर चल रही थी? ये बहुत ही गंभीर मामला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे सरकार के अंदर जो भी हो रहे हैं, जो भी गोपनीय कागज फाइलें आते हैं, वो आसान से आप किसी छोटे मोटे सरकारी अफसर को आप कुछ हजार रुपया घूस दे दीजिए और बस आराम से सब कुछ मिल जाता है। आपको फाइल मिल जाता है, उसको फोटोकॉपी बना लीजिए, स्कैन कर लीजिए। और गोपन क्या चीज है, ये जो कहते हैं ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, यानी कि सचमुच गोपन क्या है, इसका कोई आजकल मालूम नहीं है। और देखिए, ये पेट्रोलियम मंत्रालय की बात आप जब कर रहे हैं, आज एक रिलायंस कंपनी का क्यों एक एम्प्लॉई को गिरफ्तार किया गया?
क्योंकि आज रिलायंस कंपनी इस इलाका में इस तेल और गैस उत्पादन क्षेत्र में है, बहुत इनका बड़ा भूमिका है। वो जानने चाहते हैं क्या हो रहा है, सरकार का नीति क्या होने वाले है। और आज रिलायंस कंपनी के लिए हिरासत में लिया, फिर छोड़ दिया गया। एफआईआर में अभी तक फिलहाल कहीं रिलायंस का नाम नहीं आया है। रिलायंस ने भी अपना स्पष्टीकरण दिया है, तो उस पर तस्वीर अभी बिल्कुल खुलकर साफ नहीं हुई है कि रिलायंस की भूमिका है भी या नहीं। पूछताछ के लिए रिलायंस ही नहीं, बाकी कंपनियों के भी कई कर्मचारियों को लिया गया है, जो खुद को ऊर्जा कंसल्टेंट बताते हैं, स्वतंत्र, उनसे भी पूछताछ हो रही है इस मामले में। ये सचमुच ऊर्जा कंसल्टेंट है या ये एक तरह से एक ठेकेदार है जिसका काम है कि या हम कुछ कम पैसा में घूस देके कुछ सरकारी अफसर को हम खरीद लेते हैं, तो हम उनसे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, चाबी नकल बना के सरकारी अफसर के अंदर घुस जाते हैं और फिर वही कागज हम और किसी को बेच देते हैं। कौन कौन खरीदते हैं इनका? जो आप घूस देके 10,000 रुपए खर्च करके किसी से कुछ कागज या फाइल मिल जाए, वो आप लाखों रुपए में, करोड़ों रुपए में बेच रहे, कौन खरीदने वाले हैं? यही बड़े बड़े कंपनी है, ये बड़े बड़े पूंजीपति है, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने का मालिक है। हम एक कंपनी का नाम क्या है, बहुत सारे कंपनी है। एक मंत्रालय का नाम आए हैं, बहुत सारे मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, खनन मंत्रालय है, दूरसंचार मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है। हमारे सरकार में एक कुछ भी डॉक्यूमेंट गोपन नहीं रहता। ये असलियत है। लेकिन परमजोत जी, आपको ये लगता है कि जिस तरह से जासूसी कांड, संबित जी अभी कह रहे थे कि सरकार ने ही यहाँ पर जाल बिछाया, इसकी जानकारी मिली और ये ट्रैप बिछा करके इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो अब सवाल ये उठ रहा है परमजोत जी कि क्या बड़ी मछली तक हम पहुंच पाएंगे? क्या अब वो नाम सार्वजनिक होगा जो इतने सालों से छुपा चला आ रहा है? देखिए, ये समय बताएंगे। आपने रिलायंस कंपनी का आज नाम करें, कुछ साल पहले भी ऐसा एक केस हुआ था, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, एक रिलायंस कंपनी के एक वरिष्ठ एम्प्लॉय बालू जी का नाम है, ये सब जानते हैं। देखिए, संबित जी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, उनको ये कहना है, वो कहेंगे कि देखिए सरकार क्या क्या कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, सरकार के लिए ये सब हुआ। मगर कितने साल से चल रहे, कितने दिन से चल रहे? अब मैं नहीं कह रहा हूं कि इसी सरकार के अंदर यही हो रहा है, ये पिछले सरकार में भी यही हो रहे थे। इसीलिए मेरा सवाल संजय झा से भी ये है, इसीलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार संजय झा ये आरोप लगाती रही है कि अदानी अंबानी की सरकार चला रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन मुझे ये समझाइए संजय झा आप कि ये आजकल का तो मामला नहीं है, ये सालों से चल रहा है, लेकिन इस मामले से पर्दा कब हट रहा है? जब नरेंद्र मोदी की सरकार। नेहा जी आप बात समझने की कोशिश कीजिए। यदि ये आरोप भारतीय जनता पार्टी ने कल भी कांग्रेस पार्टी पर लगाया था, उसको छानबीन सबूत मिले उसके बाद बात कीजिए उस पर। वो हुआ या न हुआ इस पर अनुमान, इस पर ये गेसवर्क की जरूरत नहीं है। अभी आपके सामने क्या है? आपके सामने जो सबूत है कि अभी उद्योगपति, बड़े उद्योगपति लोग, जैसे शिशिर ने कहा, प्रणव जी ने कहा, वो गुप्त प्रवेश हर मिनिस्ट्री में उनका एक गुप्त प्रवेश हो चुका है। यदि आप सच तरीके से देखिएगा तो इस सरकार की हर एक मिनिस्ट्री पर एक सीबीआई इंक्वायरी होनी जरूरी है। ये भारतीय जनता पार्टी भारतीय जासूस पार्टी हो चुकी है। और जहां तक इस पार्टी का एक प्रो इंडस्ट्रियल एक जो सोच या मंशा है, वो अब लैंड नहीं, एक मिनट परमजोत जी, मुझे माफ कीजिएगा संजय झा साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कौन से प्रो कॉर्पोरेट केस की आप बात कर रहे हैं? नहीं घुमाइए मत ना, तो फिर साफ बताइए। मुझे बताइए, अगर ये जासूसी कांड से जो खबरें लीक हो रही थी, ये किसी इंटरेस्टेड पार्टी को जा रही थी, आप कह रहे हैं उद्योगपतियों को, औद्योगिक घरानों को जा रही थी, तो फिर अगर सरकार उन औद्योगिक घरानों का साथ दे रही थी तो फिर तो इस पर पर्दा पड़े रहना चाहिए था, जैसे संभवतः आपकी सरकार के दौरान पड़ा रहा। लेकिन अगर आज जासूसी कांड पर से पर्दा उठा है तो फिर कैसे ये सरकार साथ खड़ी है उद्योगपतियों के? ये समझाइए ना। मैं बताता हूं आपको। आप शिशिर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम बात आपको कहा, आप उस पर गौर कीजिए। हाँ। ऑयल एंड पेट्रोलियम एक ऐसा सेक्टर, एक कमोडिटी सेक्टर है जहां पर कंपनीज के भविष्य बदलते हैं, चमत्कार भी होता है, कुछ डूब भी जाते हैं। सही बात। आजकल ऑयल का दाम बहुत गिर चुका है, इसका बहुत सारे कंपनीज के प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट पर इंपैक्ट होगा। अब यदि कुछ कंपनीज में कुछ मुकाबला हो रहा है, कोई बिजनेस राइवलरी है,
और सब लोगों को कोई राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी से कुछ लेन देन हो या न हो, भगवान जाने, वो तो छानबीन दिखाएगा। यदि उनके बीच में कोई मुकाबला या कोई प्रतिद्वंदी एक को दूसरे निकले, उसका नतीजा सरकार के ऊपर आ रहा है। चलिए इसका जवाब देती हूं संबित पात्रा जी। है कि हर भारत के कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये आरोप लग रहा है कि जिन औद्योगिक घरानों को पहले फायदा शायद हो रहा था, अब उनसे हटकर किसी और को फायदा पहुंचाने की कोशिश है, और शायद इसीलिए अब वो इस जाल में फंस रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? और नेहा यहाँ बड़ी मछली नहीं मगरमच्छ बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी। मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ संजय झा जी कैसे सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल कर रहे हैं, वो देखकर मैं मुस्कुरा रहा हूँ। आप बीच में ना बोले संजय झा जी। संजय ओहो, आप ऐसे मगर अरे नहीं, मगरमच्छ की कहानी हमारे बारे में कंप्लीट कर लीजिए, अपना जवाब। नंबर 1, वीरप्पा मोइली ने कहा था कि नहीं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में कागज लीक होते हैं। आप बताइए, वीरप्पा मोइली ने कहा था कि नहीं? वीरप्पा मोइली ने कहा था कि संजय झा विल यू बी क्वाइट फॉर अ मोमेंट बोलिए संबित पात्रा जी, आप बोलिए। थोड़ा ऑडियो डिले है, थोड़ा नहीं, एक मिनट थोड़ा ऑडियो डिले है तो थोड़ा सही है। देखिए, वीरप्पा मोइली ने कहा था कि नहीं कि पहला विषय, वीरप्पा मोइली ने खुद कहा था, जो कि पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, कि हमारे दफ्तर से कागज लीक होते हैं। मणिशंकर अय्यर जी को आनंद फानन में मंत्रालय से निकाल दिया गया था। जयपाल रेड्डी ने कहा था कि हमारे को इंटिमिडेट किया जाता है बड़े बड़े घरानों से। ये सब कुछ इनके मंत्री कह रहे थे, वो हमारे मंत्री नहीं है, भाजपा के सदस्य नहीं है, इनके मंत्री कह रहे थे। सोनिया गांधी जी ने क्या एक्शन लिया? अगर नहीं लिया इतने वर्षों में सोनिया गांधी जी ने, तो सोनिया गांधी जी के पास किसका ब्रीफकेस पहुंच रहा था जिसके कारण वो एक्शन नहीं रही थी? नंबर 1, आपको याद होगा, बाहर तो छोड़िए, इनके घर के अंदर ये एक दूसरे की जासूसी करते थे। आप बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए। इनके घर में तो खुद एक दूसरे की बगिंग करते थे। आपको याद होगा किस प्रकार से प्रणब मुखर्जी जी के घर में ही और चिदम्बरम जी के बीच में किस प्रकार का बगिंग हुआ था, ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। ये आपस में ही जासूसी करते रहते थे, मगर एक्शन किसी के खिलाफ नहीं। संजय झा, विल यू कीप क्वाइट फॉर अ मोमेंट? हम आपको इंटरप्ट कर रहे थे क्या? इससे पहले कि अपने राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊं, विजय आपसे मैं जानना चाहूंगी, जासूसी कांड की जांच की ये आंच कहां तक जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, इसमें दो चीजें साफ होती जा रही हैं। एक तो ये मामला सिर्फ पेट्रोलियम मिनिस्ट्री तक सीमित नहीं है, कोयला मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय और दूसरे और मंत्रालय हो सकते हैं इसमें, जो जहां पर बड़े नीतिगत फैसलों से लाखों करोड़ों डॉलरों का हेरफेर इधर से उधर हो जाता है। लेकिन संक्षेप में मुझे सिर्फ इतनी सी बात कहनी है कि क्या भारत सरकार की नीतियों में पारदर्शिता नहीं है, जिसके कारण इन सारी ये चीज़ें उपजती हैं, और ऐसी कॉर्पोरेट घराने को लगता है कि उनको चोरी से कुछ चीज़ें हासिल करनी चाहिए ताकि वो फिर अपने हिसाब से चीज़ों का संचालन कर सके। क्योंकि अगर नीतियां पारदर्शी होंगी तो फिर फेयर प्ले सबके साथ होगा। मुझे लगता है कि शायद अब ये इस पर भी एक बहस हो सकती है। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम मुद्दा है। लेकिन इसके साथ ही अतुल अंजान जी, एक सवाल ये भी उठेगा कि इतने लंबे समय से जासूसी कांड की ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया ये चल रही थी, आखिर इस पर अब तक पर्दा किसने डालकर रखा? देखिए नेहा जी, पर्दा बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के जो लोग हित रक्षक सत्ता की बड़ी पार्टियां हैं, वही लोग उनकी हिफाजत करती रही हैं। आज आपस में कुकुर घसीट हो रहा है, अपने अपने कॉरपोरेट घरानों की लूट के रास्ते बदल रहे हैं। बड़ा हिस्सा लेने का है, उसके झगड़े से भी बहुत सी चीजें खुलकर निकल आ रही हैं। मछलियां कौन है नहीं है, ये लोग बड़े बड़े लोग बहस कर रहे हैं, अपने लोगों का इससे लेना देना नहीं रहा। हम लोग सरकार में नहीं रहे, और जो लोग मछलियां पकड़ने की बात कर रहे हैं, जरा कम बोले, उन्होंने अच्छा काम किया, इतनी बात तक रहे। आगे बढ़ेंगे तो फिर बात प्रमोद महाजन तक चली जाएगी, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो दिवंगत हो चुके हैं। ये एक अहम बात आप कह रहे हैं अतुल जी कि शुरुआत अच्छी हुई है, ये बात आपने पहले भी कही है। काम अगर हुआ है तो सरकार इसको आगे तक लेके जाए। परिणति तक कैसे पहुंचेगा? क्योंकि ये काम संजय झा आपके टेन्योर में नहीं हुआ। आप मुस्कुरा रहे हैं, आज भी कह रहा हूँ कि अभी तक ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि आपके वक्त भी इस तरह की बातें सामने आती रही कि ये चीजें लीक हो रही है या नजर पड़ रही है, आप लोगों ने क्या किया?
नेहा जी मैं आपको फिर से नहीं, इन लोगों के तो मंत्रियों ने खुल करके कहा, जयपाल रेड्डी जी ने कहा, मणिशंकर अय्यर जी ने कहा, वीरप्पा मोइली जी ने कहा, ये लोग तो रिकॉर्ड पर हैं। किसी का भी यदि एनडीए का यदि वाजपेयी सरकार के वक्त का हो या हमारे वक्त का हो, छानबीन होने दीजिए, जो गलती किया हो उस पर आरोप लगने चाहिए। लेकिन ये सरकार भ्रष्टाचार को लेकर लापरवाह है। नेहा जी, कहाँ है लोकपाल? कहाँ है लोकपाल? 1 साल हो चुका है, मोदी जी बोलते भी नहीं है, लोग आज भी सीबीआई आजाद नहीं हुआ है। ये सरकार भ्रष्टाचार के चलिए ठीक है, उस पर मैं संबित जी से जवाब लूंगी, लेकिन मैं जासूसी कांड का एक दो चीजें और हैं जो मैं लोगों से पूछ लूं। 1 मिनट संबित जी, मैं आती हूँ आपके पास। शिशिर जी, सवाल यहाँ पर ये है शिशिर जी कि जो हम सबसे बड़ा सवाल पूछ रहे हैं, बड़ी मछली क्या ये सामने आएगी? आपको क्या लगता है? बहुत संक्षिप्त। देखिए, कानून ये कहता है कि जिसने चोरी की वो अपराधी है। जिसने चोरी करवाई, ये जब तक साबित नहीं होता तब तक वो उसे अपराधी नहीं बना सकते हैं। तो जिसने आदेश दिया, जो आज ड्राइवर, मैसेंजर और ऐसे लोग जो पकड़े गए हैं, इनके आगे आप नहीं पहुंच पाएंगे, आप मान लीजिए। संबित पात्रा जी, आप ये भरोसा दिला सकते हैं कि इससे आगे बात बढ़ेगी? क्योंकि एक क्लर्क और एक चपरासी तो अपने बल पर इतने बड़ी साजिश को अंजाम नहीं दे सकते हैं। मंत्रालय के भीतर के बड़े अधिकारी, हो सकता है उनका भी हाथ हो, तो क्या वो परतें तमाम खुलेंगी? क्या उससे बाहर कहां कहां तार जुड़े हैं, ये तस्वीर सामने आएगी? देखिए नेहा जी, विवेक से आप लोग सोच के देखिए, इस सरकार को अगर कुछ भी नहीं करना था तो सरकार वैसे ही बैठी रहती जैसे यूपीए की सरकार बैठी हुई थी। हमने पहले सीढ़ी पर कदम रखा, इसलिए रखा क्योंकि हमें छत तक पहुंचना है, हमें ऊपर तक पहुंचना है और तमाम विषय की सच्चाई को जानना है। तभी तो हमने ये सफर शुरू किया, वरना हम भी आंख मूंद करके बैठे रहते जैसे सोनिया जी बैठी थी। दूसरा क्वेश्चन, अतुल अंजान जी कह रहे थे, हमें एडवाइस कर रहे थे कि हम कम बोलें और केवल मुस्कुराएं। मैं अतुल जी से कहता हूं कि उस स्टैंडर्ड से तो आप लोगों को बोलना भी नहीं चाहिए, आप लोगों को केवल विंडो में दिखना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने 10 वर्षों तक जो किया है, इतनी बात कही है, आप लोगों की सरकार है, तो ये सवाल पूछा जाएगा कि सरकारी दफ्तरों में दलालों का राज कब खत्म होगा, जो परंजोय ने सवाल उठाया। और इसके साथ ही जो बात विजय ने कही कि क्या सरकारी नीतियों में पारदर्शिता नहीं है, कि इस तरह की चीजें लगातार सामने आती है। वक्त मेरे पास इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जल्दी से पक्ष विपक्ष पर हम नजर डाल लें। बीजेपी का पक्ष ये, संबित पात्रा जी कह रहे हैं कि जासूसी पहले से चल रही थी, हमारी सरकार ने कार्रवाई की, छोटी बड़ी सभी मछलियां पकड़ी जाएंगी। संजय झा कह रहे हैं कि पहले की बात छोड़िए, वर्तमान की बात कीजिए, सरकार कॉर्पोरेट उद्योगपतियों की सरकार है। तो बीजेपी और कांग्रेस का ये पक्ष है इस मुद्दे पर। साथ ही अतुल अंजान जी का कहना है कि जासूसी कांड का खुलासा हुआ, ये अच्छी बात है, क्या बड़ी मछली भी पकड़ी जाएगी ये देखना होगा। शिशिर जी का ये मानना है कि जासूसी कांड के खुलासे से संकेत मिलता है कि अब नए औद्योगिक घराने पर जो ध्यान है वो शिफ्ट हो रहा है।